बात करते हैं पंजाब के जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा मुख्तार अंसारी के करीबियों से मुलाकात पर जो बवाल मचा है उसके बाद समझिए कि पंजाब की कांग्रेस वाली सरकार में जेल मंत्री हैं रंधावा लखनऊ दौरे पर आए थे। कहा यह जा रहा था कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के कई करीबियों से मुलाकात की है। यही नहीं, मुख्तार के करीबियों ने उन्हें रिसीव तक किया था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यह मुलाकात गुपचुप ढंग से की गई, लेकिन अब इसकी तस्वीरें सामने आ गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। योगी सरकार मुख्तार को सजा दिलाने के लिए यूपी लाना चाहती है, लेकिन पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार मुख्तार को यूपी आने नहीं दे रही है। दोनों सरकारों के बीच ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इसी बीच पंजाब के मंत्री का लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों से मिलना चौंकाने वाला है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब जेल के मंत्री के साथ पंजाब के 2 IAS और दूसरे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। पंजाब के जेल मंत्री की लखनऊ में जिन लोगों से अगवानी की उनका नाम भी सामने आया। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विवेक, इन तस्वीरों पे क्यों ना हो हल्ला हो, क्यों ना इस पर बवाल मचे? जिस तरीके की बातें चल रही हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बावजूद इसके इस तरीके की तस्वीरें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप स्नेहलता। ये जो तस्वीरें अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं वो सवाल उठाती हैं कि किस तरह से मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद है और वहाँ के जो पंजाब सरकार के जेल मंत्री हैं वो लखनऊ आते हैं और मुख्तार अंसारी के लोगों से मुलाकात करते हैं। इससे ये साफ हो गया है, इससे तय है कि दोनों के बीच में जो संबंध है, जो कनेक्शन है आपस के, एक दूसरे से जो नज़दीकियाँ हैं वो साबित हो गई हैं, सबके सामने आ गई हैं। जिस तरह से सवाल उठ रहे थे मुख्तार को लेकर कि पंजाब सरकार उसको लगातार प्रोटेक्ट कर रही है, अब तो खुद मंत्री यहाँ पर आ गए हैं और मंत्री ने यहाँ पर आकर न सिर्फ मुख्तार के करीबियों से मुलाकात की बल्कि उनकी जो आवभगत है, जो उनसे सुविधाएं ली हैं, तमाम उनकी गाड़ियाँ, जो उनका काफिला है वो भी मंत्री की गाड़ियों के साथ चला है। इससे ये तय है कि मंत्री के मुख्तार से करीबी संबंध है। मंत्री यहाँ हालांकि एक कोऑपरेटिव ये बता रहे हैं कि सहकारिता का भी प्रभाव है। मुख्तार का परिवार, ये सभी जानते हैं, किसी से नहीं छुपा है कि बहुत अलग है उनका बैकग्राउंड। चाहे उनके चाचा हामिद की बात कर ली जाए या फिर उनके नाना दादाजी, सब लोग अलग बैकग्राउंड से रहे हैं। बावजूद इसके अगर उनसे मिलने आए हैं या कोई और वजह होती, कुछ बता देते, गुपचुप क्यों निकल गए? देखिए स्नेहलता, जब ये मुद्दा उठा है सोशल मीडिया पे, जब इसका वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं, मंत्री के यहाँ पर आने, ताज होटल के जो वीडियो एक वायरल हुआ है और कई फोटो वायरल हुए हैं, वो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं, ताज होटल में खड़े हुए हैं, उसमें कई लोग उनके साथ नज़र आ रहे हैं। जब ये मुद्दा उठा कि जब ये पहचान हुई कि मुख्तार के साथ जो भी लोग हैं, मंत्री के साथ जो भी लोग हैं वो मुख्तार के करीबी हैं, जब इसका मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है आज सुबह से, उसके बाद मंत्री बैकफुट पे आ गए और उन्होंने सीधे एयरपोर्ट का रुख पकड़ा। हालांकि 1 बजे उनकी फ्लाइट बताई जा रही थी, वो थोड़ा पहले एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहां किसी भी मीडिया के कर्मी से किसी से भी बातचीत नहीं की, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। हालांकि जब ये ABP गंगा ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है तब पंजाब से स्पष्टीकरण आया है। पंजाब से कहा गया है कि नहीं, वहाँ प्रोटोकॉल जारी हुआ था, प्रोटोकॉल भेजा गया था, पंजाब सरकार ने यहाँ यूपी सरकार को सूचना भेजी थी कि मंत्री आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक मंत्री ने किसी भी तरह की अपनी सफाई पेश नहीं की है। ना ही कोई उन्होंने वीडियो जारी किया, ना ही कोई उनका लिखित वर्जन आया है। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उस तरह का कोई भी स्पष्टीकरण उन्होंने भी जारी नहीं किया है। हो सकता है कि वो जब पंजाब पहुंचे, चूंकि ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है, मुख्तार के लोगों से जिस तरह से उन्होंने मुलाकात की है, उनके साथ रहे हैं, उनका जो काफिला साथ में रहा है, उनकी फ्लीट के आगे पीछे मुख्तार के जो गुर्गे हैं, जो करीबी हैं, उनकी गाड़ियां रही हैं, तो ये सब सवाल छिपाए नहीं जा सकते हैं। ये सब सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि पंजाब पहुंचने के बाद इन सवालों के जवाब आए, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये है कि जिस तरह से मुख्तार वहां पर लाभ उठा रहा है, मंत्री और जो पंजाब सरकार है उनके तमाम संबंधों को कैश करा रहा है, उसी तरह से मंत्री ने यहाँ भी काम करती है। इतनी लंबी चुप्पी भी कहीं ना कहीं एक जवाब बन जाती है अगर आप सही वक्त पे सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, या अगर आना ही था, मुलाकात ही करनी थी, ये किस तरह की मुलाकात है, वो सारी चीजें अगर स्पष्ट होती तो इस तरह से बातचीत नहीं होती। बहरहाल देखते हैं कि अभी भी क्या कोई सफाई आएगी। आपका शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़े, अगली खबर का रुख करें, जहां श्रावस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। कई किलोमीटर तक जंगलों की आग फैली है और भिनगा, सिरसिया, सुहेलवा जंगल में ये आग बढ़ती जा रही है। आग किस वजह से लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है और इस पूरी खबर से वन विभाग जो है वो बेखबर सा नजर आता है। जहां देखिए जंगलों में आग लगी है और ये फैलती जा रही है, बावजूद इसके वन विभाग की ओर से किसी तरह का कोई भी एक्शन लेते हुए कोई नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें हैं जंगल की आग और सुलगते सुलगते ये आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। श्रावस्ती की तस्वीरें हैं और जंगलों की आग चिंताजनक है। जहां जंगल बचाने की मुहिम छेड़ी जाती है, वहीं उन्हीं जंगलों में आग लग जाए तो वन विभाग जो अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, जिसके तमाम अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वनों के संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए, अब वो लोग कहां हैं? इन तस्वीरों को जब हम दिखाएंगे उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो उनकी ड्यूटी है, जंगलों की देखरेख, जंगलों की सुरक्षा। जहां जंगलों को बचाने की मुहिम छेड़ी जाती है, वो भी आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जूझ रही है। और वहीं गुरुग्राम से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आसमानी बिजली का कहर किस कदर टूटा, आप देखिए, अंदाजा लगाइए। पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों के ऊपर बिजली गिरी है। सेक्टर 82 के वाटिका सोसाइटी का ये मामला, ये पूरी घटना है। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे से ये फुटेज सामने आई है, जिसे देखकर ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि किसी को संभलने का कोई वक्त नहीं लगा। जैसे ये पेड़ के नीचे, और इसीलिए कहा जाता है कि मौसम खराब हो तो पेड़ के नीचे खड़ा होने की मनाही, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन ऐसी भी तस्वीरें आ सकती हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। ये गुरुग्राम सेक्टर 82 की सोसाइटी है, जहां पेड़ के नीचे बारिश का मौसम लग रहा है और ये बारिश का कहर, जहां आसमानी बिजली, एक शख्स की जान चली गई है इन तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं। 4 लोग खड़े थे, 3 घायल बताए जा रहे हैं। अब बात लखनऊ की, जहां सीएम योगी ने नए खंड शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मौजूद लोगों को संबंधित भी किया, बताया, हमने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी को अपनाना होगा। हमने 4 लाख युवाओं को नौकरी दी है। पहले की सरकार में भाई भतीजावाद हुआ करता था। इसके अलावा क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए आप भी। तो 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हम प्रदेश के अंदर 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में भी सफल हुए हैं। 4 वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई हों, जिनमें लगभग हम लोग 1.5 लाख तो केवल पुलिस में भर्ती किए हैं, जिनमें इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी हैं, पुलिस के कांस्टेबल हैं। पीएससी की 54 कंपनियां जो समाप्त कर दी थी पिछली सरकारों ने। मुझे देख के तब ताजुब होता था जब यहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, बड़ा दंगा है। संपत्ति या जनहानि इस पक्ष की हो, उस पक्ष की हो, लेकिन प्रभावित प्रदेश होता था, छवि प्रदेश की खराब होती थी, कॉमन मैन प्रभावित होता था। प्रदेश के युवाओं को एक पारदर्शी तरीके से, बहुत शुचितापूर्ण तरीके से हम लोग नियुक्ति पत्र दे करके उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ प्रदेश के विकास के लिए ले पाने में सफल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा की भर्ती का कार्यक्रम रहा हो या पुलिस की भर्ती का कार्य, पूरी प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता के प्रति सभी आयोग और बोर्डों को पहले से बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे। फतेहपुर में अवैध कच्ची शराब के कहर के बीच आबकारी विभाग ने गोरखपुर में भी अवैध रूप से तैयार की जा रही 45 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके साथ ही अवैध शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए। पूरा लान है ये, सब काटिए पूरा।
उस चारपाई जाइए, उस चारपाई पे। और खबर मिल रही है प्रयागराज से वक्फ बोर्ड की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी हम अपने सहयोगी मोइन से लेंगे, जहां पर अतिक्रमण का बुलडोजर चलाया गया है अतिक्रमण हटाने के लिए, और ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है। प्रयागराज से हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोइन का। मोइन, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए, कहां आप हैं और क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ इन दिनों जो ऑपरेशन नेस्तनाबूद के अभियान के नाम से जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल यह वक्फ बोर्ड की एक जमीन थी जिस पर इमाम बाड़ा बना हुआ था। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इस इमाम बाड़े की जमीन पर कब्जा कर लिया गया और आरोप लगा था कि उस वक्त जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, पूर्व बाहुबली सांसद जिन्हें माफिया घोषित किया जा चुका है, अतीक अहमद, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उन्होंने इसका मुतवल्ली अपने एक करीबी को बनवा दिया और इसके साथ साथ जो है यहाँ अवैध तरीके से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया गया। तो तकरीबन 64 दुकानें इस जगह पर बनाई गई थी। बाद में ये मामला सीबीआई तक गया था। सीबीआई ने इस मामले में वक्फ बोर्ड के तत्कालीन जो चेयरमैन थे वसीम रिजवी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है। सीबीआई को इस मामले में अतीक अहमद की भूमिका की भी जांच करनी है। तो ये जो अवैध निर्माण था, अवैध तरीके से पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था जिसमें 64 दुकानें थी, आज सरकारी अमला जो है वो बुलडोजरों के जरिए इसे जमींदोज किए जाने की कार्रवाई कर रहा है। 3 बुलडोजर लगाए गए हैं और लगातार जो है वो पिछले कुछ देर से जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए वाला गए ही हैं। सवाल करेंगे, क्योंकि इतना सारा अतिक्रमण हो जाता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, 64 उसमें कमरे बन जाते हैं, दुकानें बन जाती हैं, अब जाके एक्शन लिया गया है। बिल्कुल, सवाल आपका जायज है और इसी वजह से जो है इस मामले में सीबीआई जांच के भी आदेश जो है वो योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो कैसे माफियाओं के कब्जे में आ गई, कैसे इस पर अवैध निर्माण हुए, कैसे इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया, किस तरह से इस पर 64 दुकानें तैयार कर दी गई और दुकानें इतनी सकरी थी, इतनी वो थी कि यहाँ पर पार्किंग तक की जगह नहीं छोड़ी गई थी। मेन बाजार में जो है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था। तो सीबीआई इसी मामले की जांच कर रही है। चूंकि ये अवैध निर्माण घोषित किया जा चुका है, इस वजह से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल मोइन, वहां उनसे सवाल बनता है कि इतने लंबे वक्त में कोई 64 दुकानें बना के नहीं रख सकता रातों रात, बावजूद इसके इतना वक्त लगता है। बहरहाल देखते हैं कि सीबीआई जांच में क्या निकल के आता है। मोइन, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए।